एक दिन एक महिला घर से सुबह सुबह 9 से 10 बजे तैयार होकर बाहर निकलती है और पेशे से वो ब्यूटिशियन का काम करती थी। उसका एक पार्लर था जो कि काफ़ी अच्छा चलता था और ये पार्लर जोधपुर में था। उसका डेली का एक ही काम था। जो महिला थी उसका नाम था अनीता चौधरी। घर से सुबह निकलना और पार्लर जाना और फिर शाम को पार्लर बंद करके घर आ जाना। इस वजह से वो 26 अक्टूबर 2024 को घर से बाहर निकलती है, बिल्कुल अपने रूटीन के हिसाब से पार्लर जाती है। पार्लर जाने के बाद पार्लर को खोलती है और उसी के कुछ देर बाद ही वो महिला उस पार्लर से गायब हो जाती है। इधर जब महिला काफ़ी देर तक पार्लर से गायब रहती है तो पार्लर में काम करने वाली कुछ महिलाएं ढूंढने लगती है कि इस पार्लर की जो मालकिन है, जो कि पेशे से खुद भी एक ब्यूटिशियन है, उसे बहुत वक्त हो गया है और पार्लर बंद करने का समय आ चुका है और फिर भी वो महिला मिल ही नहीं रही है। लिहाजा अब घर वालों को खबर किया जाता है। जैसे ही इस अनीता के पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी पार्लर तो गई थी लेकिन वहां से गायब हो चुकी है, अब इस बात पे जो अनीता चौधरी का पति होता है वो घबरा जाता है। वो लिहाजा तमाम पार्लर के आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, फिर उसे ढूंढना शुरू करते हैं और फिर जब अनीता को गुम हुए काफ़ी वक्त हो जाता है और वो नहीं वापस आती है, ना ही मिलती है, तो लिहाजा थक हार कर अब अनीता चौधरी का जो पति होता है वो नज़दीकी जोधपुर पुलिस स्टेशन जाता है और फिर उसकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट होती है वो 27 अक्टूबर को दर्ज कर ली जाती है। पुलिस की जो टीम थी अब वो भी अनीता चौधरी को ढूंढने में लग जाती है। पहले तो पूछताछ किया जाता है, शक के आधार पर परिवार वालों से किसकी दुश्मनी है ये सब के रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं। अनीता चौधरी के जो नंबर थे, कॉल डिटेल थे, उनको भी थोड़ा खंगालने की पुलिस कोशिश करती है और पुलिस जैसे तैसे अनीता को ढूंढ ही रही थी और कोई क्लू इधर पुलिस वालों को भी नहीं मिल रहा था। तो बस एक दिन पुलिस की पूरी टीम, जोधपुर पुलिस टीम की डिसाइड करती है कि अब सीसीटीवी खंगाला जाना चाहिए, यानी कि अनीता के पार्लर के आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे अब उनको खंगालने के लिए पुलिस जो है तमाम कोशिश करने लगती है। पार्लर में कोई भी ऐसा सीसीटीवी नहीं लगा था लेकिन आसपास कुछ ऐसे कैमरे थे जिसे पुलिस खंगालना शुरू करती है। एक कैमरे के अंदर एक फुटेज रिकॉर्ड होता है और वो भी ये 26 अक्टूबर के दिन का ही होता है। दोपहर के समय अनीता अपने पार्लर से निकलती हुई दिखाई देती है और एक ऑटो में वो बैठ जाती है और ऑटो फिर वहां से चली जाती है। उसके बाद ही अनीता गायब हो गई थी। लिहाजा पुलिस के पास अब इस ऑटो का नंबर आ चुका था। ऑटो का जो नंबर प्लेट था उससे उसके रजिस्ट्रेशन का पता लगाया जाता है और ऑटो के मालिक के पास पुलिस पहुंच जाती है। जब पुलिस की टीम इस ऑटो के मालिक के पास पहुंचती है तब उससे पूछताछ करती है कि ऐसी एक महिला, फोटो दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या तुमने इसे 26 तारीख को बैठाया था, क्योंकि कैमरे में तुम्हारा ऑटो दिख रहा है और वो महिला इसमें बैठ भी रही है, तो उस महिला को तुमने छोड़ा कहाँ पे था। तब वो इंसान जो होता है ऑटो का मालिक वो उस महिला को पहचान जाता है और पहचानने के बाद वो एक जगह पर पुलिस को ले जाता है और वहां पे छोड़ देता है। उसने बताया कि वो महिला यहीं तक आई थी और ये एरिया भी जोधपुर का ही एक एरिया निकलता है और इस एरिया का नाम था गंगाना। अब ये जोधपुर का गंगाना एरिया है और यहाँ तक अनीता चौधरी आई है, इतनी जानकारी पुलिस के पास थी। बाकी और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे लेकिन अब पुलिस पता लगाती है कि इस एरिया में कौन रहता है जिसे अनीता जानती है। लिहाजा अनीता के हस्बैंड से फिर से पूछताछ होती है और शक के आधार पे काफ़ी सारे जो लोग होते हैं उन पे पुलिस की निगाहें होती हैं। लेकिन एक बात जो पुलिस के जहन में बैठ जाती है, दरअसल अनीता के पति बताते हैं कि जो ये एरिया है गंगाना, यहाँ पे अनीता के रिश्तेदार या परिवार से कोई नहीं रहता है। यहाँ पे अनीता के ब्यूटी पार्लर के सामने ही एक लॉन्ड्री चलाता हुआ एक आदमी है जिसका नाम है गुलामुद्दीन। उसके दुकान का जो होम एड्रेस है, यानी कि गुलामुद्दीन
का घर गंगाना में पड़ता है और वो वहीं से डेली अपने दुकान को चलाता है और लगभग 20 से 25 साल उसको हो चुके हैं उस दुकान को खोले हुए, और इतना ही समय अनीता को भी पार्लर चलाते हुए हो चुका है। अब पुलिस के पास जो ये गुलामुद्दीन था उसके ऊपर शक की सुई गहराती है और अब गुलामुद्दीन के घर जाकर पुलिस की एक टीम पूछताछ करने की कोशिश करती है। गुलामुद्दीन के घर जब पुलिस की टीम पहुंचती है तब उसका घर का दरवाजा लगा हुआ था। गुलामुद्दीन के घर का दरवाजा जब खुलवाया जाता है तो अंदर से गुलामुद्दीन तो नहीं निकलता है, उसकी पत्नी निकलती है जिसका नाम था आबिदा। अब आबिदा को जब सामने पुलिस देखती है तब पूछती है कि गुलामुद्दीन, क्या तुम्हारा पति घर पे है? अब आबिदा पहली नज़र में पुलिस को देखकर थोड़ा घबरा जाती है और पुलिस को यहीं से एक क्लू मिलता है कि हो ना हो कुछ ना कुछ ये आबिदा जरूर जानती है। अब आबिदा को शक के आधार पर पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है। जब पुलिस थाने आबिदा आती है तो पहले तो वो कुछ भी बताने में आनाकानी करती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करना शुरू करते हैं तब जाकर आबिदा अब बताती है कि 26 तारीख को जो अनीता चौधरी है उसे आबिदा ने ही घर पे बुलाया था। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने क्यों बुलाया था अनीता चौधरी को उस दिन तुम्हारे घर और उसके बाद से वो गायब है, तब आबिदा बताती है कि मेरे पति गुलामुद्दीन जो हैं उन्होंने एक साजिश रची थी और गुलामुद्दीन ने ही मुझे कहा था कि आबिदा तुम अनीता को कॉल करो और कहो कि मेरा बर्थडे है जिसलिए वो घर पे आए। उस दिन अनीता चौधरी मेरे बर्थडे के लिए ही घर पे आई थी और जब अनीता चौधरी घर पे आई तब हमने उसे शरबत पिलाया। शरबत में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला दी थी जिसकी वजह से अनीता चौधरी शरबत पीने के बाद बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद अब उसका आबिदा का जो पति होता है गुलामुद्दीन अब अनीता चौधरी का कत्ल कर देता है, गला दबाता है, उसे मार डालता है। उसके बाद उन दोनों ने सोच रखा था कि अब इसकी बॉडी को भी किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। जब पुलिस इतनी सारी बातें सुन लेती है तब लिहाजा अब पुलिस पूछती है कि इस कत्ल के पीछे का राज क्या है, क्यों तुमने अनीता को घर बुलाया, उसे मार दिया और उसकी बॉडी कहाँ है और अब गुलामुद्दीन कहाँ है। इस पे आबिदा कहती है कि गुलामुद्दीन का मुझे पता नहीं है क्योंकि जिस दिन गुलामुद्दीन ने कत्ल किया था अनीता चौधरी का 26 तारीख को, उसके बाद वो 2 दिन ही घर पे रुका, यानी 27 और 28 तारीख को, और 29 तारीख से वो पता नहीं कहाँ है, यानी घर छोड़कर वो लापता हो गया है, वो खुद भी कहीं भाग निकला है। इसके बाद अब आबिदा से फिर से सख्ती से पूछताछ की जाती है और इस कत्ल के पीछे का कारण पूछा जाता है। तब आबिदा बताती है कि उसका जो पति गुलामुद्दीन है वो जुए का बहुत ज़्यादा लत है उसे, वो जुआरी है और पैसे लगाकर वो जुआ खेलता है। काफ़ी सालों से वो इस तरह से जुआ खेलता आ रहा है और उसने जुए में लगभग 10 से 12 लाख रुपए हार लिए हैं अभी तक। और ये जो तगादा था, ये जो बकाया पैसा था जो उसने जुए में हारा था, उसकी बार बार उससे जो है मांगने की कोशिश, तगादे होते रहते थे, जिसका कर्ज उस पे 10 से 12 लाख रुपए का था, वो भी जुए के माध्यम से। इसके बाद आबिदा बताती है कि लगातार जुए का जो कर्ज था वो गुलामुद्दीन पे बढ़ता जा रहा था और गुलामुद्दीन को समझ नहीं आ रहा था कि इतना भारी जो पैसा उसके सर पे कर्ज के जैसा है वो कैसे इस पैसे को चुकाएगा। लिहाजा गुलामुद्दीन ने एक दिन प्लान बनाया कि जो उसके दुकान के सामने ब्यूटिशियन है, जो ब्यूटी पार्लर चलाती है अनीता चौधरी, वो काफ़ी ज़्यादा गहने के शौकीन है। कई बार उसको गहने पहने हुए किसी त्यौहार में उसने देखा भी था। इस वजह से वो चाहता था कि अनीता चौधरी को किसी तरह से घर बुलाए, उसे मार दे और उसके जो पूरे गहने हैं उसे रख ले और उन गहनों को बेचकर वो अपना कर्ज चुका ले। और इस वजह से उसने अपनी पत्नी को भी इस षड्यंत्र के बारे में, इस साजिश के बारे में बताया और पत्नी भी तैयार हो जाती है। लिहाजा अब इधर अनीता चौधरी को 26 अक्टूबर को वो घर बुलाता है और फिर उसे मार डालता है। इसके बाद अब लाश कहाँ थी इसके बारे में आबिदा बताती है। वो कहती है कि आबिदा के घर के बाहर ही
एक गड्ढा करवाया गया था जो कि 23 अक्टूबर को कराया गया था। इस गड्ढे को कराने का मेन मकसद ये था कि जब अनीता चौधरी का कत्ल हो जाएगा तो उसके बाद जो इसका पति था आबिदा का, उसने काफ़ी सारे बैग लाए हुए थे, घर में रखे थे। लगभग 6 टुकड़ों में कत्ल के बाद अनीता चौधरी के बॉडी को काटा गया था और 6 अलग अलग बैग में पैक करके और 26 तारीख को ही रात में, क्योंकि गड्ढा पहले से करवा रखा था, उसने घर के आसपास के लोगों को बताया था कि किसी काम की वजह से वो गड्ढा हुआ है, घर के किसी काम की वजह से, लिहाजा उसके लिए 10 फीट तक गड्ढे करवाए गए थे जेसीबी मशीन बुलाकर। और ये गड्ढा 3 दिन तक ऐसे ही खुला हुआ था। 26 तारीख को रात जब काफ़ी लेट हो जाता है, सभी आसपास के लोग सो जाते हैं, उसके बाद वो बैग में रखे हुए जो 6 पीसेस में अनीता की डेड बॉडी होती है, उसके बैग को एक एक करके इस गड्ढे में फेंकता है। उसके बाद इत्र के काफ़ी सारे शीशियों को उसमें डालता है और उसके बाद उस गड्ढे को पैक कर देता है। 2 दिन तक गुलामुद्दीन घर पे ही होता है और उसके बाद 2 दिन के बाद वो खुद भी भाग जाता है। लिहाजा आबिदा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गुलामुद्दीन को ढूंढने के लिए भी पुलिस की टीम रवाना हो जाती है। पुलिस की टीम कड़ी मशक्कत के बाद गुलामुद्दीन को भी दूसरे शहर से धर दबोचती है और जब ये केस खुलता है, जब लोगों को पता लगता है कि कैसे एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला को बिना किसी दोष के इन दोनों ने कत्ल किया, उसकी बॉडी के टुकड़े किए और उसे अपने ही घर के बाहर गड्ढे में चुनवा दिया। इसके बाद पुलिस की टीम अब जो बॉडी होती है उसके पार्ट्स को भी गड्ढे को ओपन कराती है, खुलवाती है और उसे कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर दोषियों को गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। तो ये कहानी अपने आप में ही एक ऐसी कहानी थी जहाँ पे लालच इतना ज़्यादा था और जुए का लत, एक गलत नशा इतना ज़्यादा था जिसका अंजाम भी इतना भयानक निकला, लेकिन पूरे मामले में एक निर्दोष महिला की हत्या हो जाती है। इससे दुखद बात कुछ भी नहीं हो सकती है। तो ऐसी ही कहानियाँ इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। आज की कहानी का सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं कहानियाँ आप सभी को इसीलिए सुनाती हूँ ताकि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सचेत रहें। अगर आपको ऐसी ही रियल स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।